कि जिस बच्चे की पीटीएम में स्कूल में जाने के लिए टॉस करते थे माता पिता, आज जब पॉलिटिकल पीटीएम हो रही थी तो पिता के चेहरे पर संतोष का भाव था, एक मुस्कुराहट थी। क्योंकि स्कूल के टीचर तो अलग, लेकिन पॉलिटिक्स के जो टीचर हैं वो हमारे देश में एक पॉलिटिकल मूवमेंट है। एक व्यक्ति नहीं रह गए नरेंद्र मोदी, एक पॉलिटिकल मूवमेंट बन गए, एक आइडियोलॉजी का बहुत बड़ा प्रतिबिंब बन गए हैं। तो जब एक लेजेंड आपकी रिपोर्ट कार्ड लिखे तो वो रिपोर्ट कार्ड पे लेजेंड का सिग्नेचर ही बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप उस क्लासरूम में हैं। किसी भी औरत से पूछ लीजिए, चाहे वो सीरियल की हो, पॉलिटिक्स की हो, साधारण जीवन जीती हो, हर औरत के जीवन में ड्रामा ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें पुरुष की भूमिका रहती है। ड्रामा औरत कम करती है, पुरुष ज़्यादा करते हैं। जो कहावत है औरत ही औरत की दुश्मन है, वो किसी आदमी ने ही लिखी है या कुछ सच्चाई है? ये उस पुरुष ने लिखा है जिसकी कट्टर दुश्मनी किसी औरत से रही होगी। तो सोशल मीडिया पे किसी ने आपसे पूछा कि आपका फेवरेट अचार कौन सा है? हाँ, जो मैं विपक्ष का बनाती हूँ। पिताजी थोड़ा लंगड़ा के चल रहे थे क्योंकि उन्हें चोट लगी थी और हमसे कह रहे थे कि भाई जाने से पहले एक बार प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं। मैंने कहा जा रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, अब मोदी को देखने के बाद लगता है लंबी गाड़ी चलने वाली है। इवनिंग एवरीबडी, मेरा नाम है सान्या एंड अगले आधे घंटे के लिए आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग टू अ रियल हीरो। द रियल हीरो इज स्मृति ईरानी जी। वेलकम टू जी हीरोज। थैंक यू। आई नो दैट यू आर वेरी competitive, so can I challenge you and myself to make this the best session of the show? मुझे इस बात की खुशी है कि आप अपनी बेस्ट पोटेंशियल को मेरे साथ पहुंचना चाहती हैं, लेकिन मैं आपको बतलाना चाहूँगी कि इस प्लेटफॉर्म पर शायद मेरा थोड़ा सा अनुभव आपसे ज़्यादा है। मेरी पहली नौकरी टेलीविज़न में जो लगी थी वो ZTV पे लगी थी। बड़ी जल्दी निकल गई यहाँ पर। फ़र्क ये है कि मेरी पहली नौकरी में मेरी पगार 800 रुपये थी और आपकी अच्छी खासी लग रही है। काफ़ी है। बट मैं शुरुआत करना चाहूँगी, बहुत ही क्यूट फोटो आपने पोस्ट करी थी अपनी इंस्टाग्राम पे जो आपके पापा की थी विद द प्राइम मिनिस्टर। तो अगर आप मुझे सबसे पहले बता पाए कि आपके पापा का रिएक्शन क्या था जब आपने उनको बोला कि हम आज प्राइम मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं, और दूसरा अगर आप थोड़ा बहुत हमें उस मीटिंग के बारे में बता पाएँ तो। दरअसल मेरे पिताजी 74 साल के हैं, जीवन में थोड़े से पुराने ख्यालात के हैं। तो बेटी का घर का पानी नहीं पीते। जब से मेरा ब्याह हुआ है तब से 25 सालों में शायद 3 ही बार मेरे घर आए हों, और प्रधानमंत्री जी से मिलने से 3 दिन पहले वो बुरी तरह से गिर गए थे, तो बहुत चोट आई थी उनको। तो चूंकि उनको लग गई थी तो हम सब घर में चिंतित थे, और जैसा कि जिनके वृद्ध माता पिता हैं वो जानते हैं कि जीवन के उस पड़ाव में कहीं ना कहीं मन में हमेशा ये भय रहता है कि अगर माता पिता को कुछ हो गया तो हम तुरंत पहुंच जाएं सहयोग देने के लिए। तो जब हम इंसिस्ट कर रहे थे कि आप डॉक्टर से मिलें और आप मरहम पट्टी कराएं, तो जीवन में पहली बार उन्होंने मुझे पलट कर देखा और कहा कि मेरी एक ही ख्वाहिश है, और आप उस मोड़ पर यू फील वेरी अफ्रेड जब आपके पिता बुरी तरह से घायल हों और कहें कि मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मुझे देश का प्रधानमंत्री एक बार करीब से देखना है। मेरी खुशनसीबी है कि मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय में आग्रह रखा। प्रधानमंत्री जी ने अपने व्यस्ततम समय से हमें समय दिया, और मज़े की बात यह है कि तब तक पिताजी थोड़ा लंगड़ा के चल रहे थे क्योंकि उन्हें चोट लगी थी, और हमसे कह रहे थे कि भाई जाने से पहले एक बार प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं। तो हमने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने समय दिया है तो चलने की जो व्यवस्था है उसमें आपको चुनौती आएगी, पार्लियामेंट में लंबा चलना पड़ेगा। तो हमने पिताजी से कहा कि हम आपके लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था कर दें। तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, हमें बताइए कितना फासला तय करना है। मुझे नहीं पता था कि उन्होंने पूरी रात छड़ी पकड़कर प्रैक्टिस की थी कि कितना चल सकते हैं, क्योंकि उनको लगा कि देश के प्रधानमंत्री के सामने आई विल वॉक इन टू हिज ऑफिस। अब एक बार ही वॉकड इन टू हिज ऑफिस, मैंने उसके नीचे कैप्शन लिखा था पीटीएम चल रहा है।
तो अगर आपने नोटिस किया हो तो मैं चेयर के बिल्कुल कोने में बैठी थी कि अभी पीएम ने कुछ कहा या पिताजी ने कुछ कहा तो रैगिंग मेरी ही होने वाली है। लेकिन इस बात की मुझे खुशी है, मैंने स्कूली अपना जीवन जब जिया तो मेरे माता पिता टॉस करते थे कि आज पीटीएम में कौन जाएगा, क्योंकि टीचर स्मृति को बहुत डांटने वाली और मैं डांट नहीं सुनने को तैयार हूँ। तो माता पिता के बीच में मैंने वो टॉस होते लिटरली देखी है। Who was the good cop and bad cop? नहीं, दे वर बोथ द बैड कॉप्स। बट आई थिंक जब पेरेंट्स के बीच में एक ये समझौता हो कि सिर्फ माँ को बैड कॉप नहीं बनना, सिर्फ पिता को गुड कॉप नहीं बनना, तो बच्चे का अनुशासन सुनिश्चित हो जाता है। जहाँ गुड कॉप बैड कॉप होता है वहीं पे नखरे वाले बच्चे थोड़ा बहुत अपनी जगह बनाते हैं। हमारे यहाँ हमको पता था कि अगर आप गलत काम करोगे तो डंडा दोनों ही मारने वाले हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि जिस बच्चे की पीटीएम में स्कूल में जाने के लिए टॉस करते थे माता पिता, आज जब पॉलिटिकल पीटीएम हो रही थी तो पिता के चेहरे पर संतोष का भाव था, एक मुस्कुराहट थी। क्योंकि स्कूल के टीचर तो अलग, लेकिन पॉलिटिक्स के जो टीचर हैं वो हमारे देश में एक पॉलिटिकल मूवमेंट है। एक व्यक्ति नहीं रह गए नरेंद्र मोदी, एक पॉलिटिकल मूवमेंट बन गए, एक आइडियोलॉजी का बहुत बड़ा प्रतिबिंब बन गए हैं। तो जब एक लेजेंड आपकी रिपोर्ट कार्ड लिखे तो वो रिपोर्ट कार्ड पे लेजेंड का सिग्नेचर ही बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप उस क्लासरूम में हैं। तो मुस्कुराते हुए तीनों ही मीटिंग से बाहर आए, यही संतोष का विषय है। लेकिन अगले दिन मैंने पिताजी को फ़ोन किया, मैंने कहा कि 2 दिन पहले आप कह रहे थे जाने से पहले एक बार मोदी को देखना है। मैंने कहा जा रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, अब मोदी को देखने के बाद लगता है लंबी गाड़ी चलने वाली है। तो आपने सीरियल्स में भी काम करा है। आई वॉन्ट टू नो कि ज़्यादा ड्रामा कहाँ होता है, टीवी सीरियल्स में होता है या पॉलिटिक्स में होता है? आई वुड से कि मीडिया में होता है, बट वो बहुत इजी आंसर हो जाता है। आप किसी भी औरत से पूछ लीजिए, चाहे वो सीरियल की हो, पॉलिटिक्स की हो, साधारण जीवन जीती हो, हर औरत के जीवन में ड्रामा ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें पुरुष की भूमिका रहती है। ड्रामा औरत कम करती है, पुरुष ज़्यादा करते हैं। नाम बदनाम हमारा होता है औरतों के नाते, लेकिन सबसे ज़्यादा तमाशा हमारे जीवन में पुरुष करते हैं। और जितनी औरतें यहाँ बैठी हैं वो सब जोरदार तालियां मारें। जितने पुरुष यहाँ बैठे हैं वो शर्मा के सर झुका के बैठे हुए हैं। तो यही आपका सबसे बड़ा प्रमाण है कि जो मैं कह रही हूँ बिल्कुल सत्य है। जो कहावत है औरत ही औरत की दुश्मन है, वो किसी आदमी ने ही लिखी है या कुछ सच्चाई है इसमें? मुझे ऐसा लगता है कि औरत ही औरत की दुश्मन है, शायद उस व्यक्ति ने लिखा हो जिसने औरत की गहराई को, उसकी गरिमा को समझा ना हो। औरत जन्म से ही देने वाली बनती है, तो वो समझती है जब उसने अपने जीवन का संघर्ष देखा है। कभी बिना कुछ बोले किसी को अगर सहारे की ज़रूरत है तो वो नीड देखते ही सिर्फ औरत भांप सकती है। तो शायद औरत औरत की दुश्मन होती है, ये उस पुरुष ने लिखा है जिसकी कट्टर दुश्मनी किसी औरत से रही होगी। Huge round of applause for all the women. नहीं, पुरुष भी ताली बजा दें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उनको थोड़ी दिक्कत होगी ना बजाने में, उनकी बेइज्जती होगी। नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर इस विषय पे ताली नहीं बजाई तो घर में जाके भाभियाँ जो हैं देखिए, धर्मपत्नी का नाम लिया तो ताली बजने लगी। पर अगर आज आप एक न्यूज़ चैनल की एडिटर होती हैं तो क्या चेंज करती हैं? कुछ नहीं। मुझे लगता है कि आज जब मल्टीमीडिया का ज़माना है, एक कंपेटिटिव स्पिरिट है, आप सोशल मीडिया के साथ compete कर रहे हैं। पहले जब न्यूज़ मीडिया टेलीविज़न के माध्यम से प्रसारित हो रहा था तब आप अखबारों से compete करते थे। आज कंपटीशन की गति और तीव्र हो गई है, जब आपको सोशल मीडिया से न सिर्फ compete करना पड़ रहा है बल्कि आपका बहुत बड़ा एडवर्टाइजिंग का रेवेन्यू का जो स्रोत है वो भी सोशल मीडिया की तरफ जा रहा है। बहुत कम लोग हमारे बिजनेस को मीडिया की दृष्टि से समझते हैं। आज हम 2.1 ट्रिलियन रुपीस पर हैं, 2022 का ये आंकड़ा है। 2030 तक भारतीय मीडिया $100 बिलियन की वृद्धि और करेगा। और आज 86% जितने लोग टेलीविज़न या एंटरटेनमेंट की दुनिया से हैं, उनको ये जान के खुशी होगी कि जो मोबाइल पर आप मीडिया कंज्यूम करते हैं,
86% वो एंटरटेनमेंट और इंफोटेनमेंट की दुनिया से होता है। तो तेज़ी से पहले न्यूज़ चैनल्स अखबारों से compete करते थे, अब सोशल मीडिया से compete करते हैं। और दोनों एक सिरे से देखा जाए तो दोनों गतिविधियों में competitive spirit के साथ आज भी अगर न्यूज़ चैनल जिंदा हैं तो आपको समझ आनी चाहिए कि यहाँ इस क्षेत्र के लोगों में टैलेंट कितना है। इतने स्टैट्स कैसे याद रहते हैं आपको? मेरा नाम स्मृति है, इसलिए मैं याद रखूं चीज़ें, इसमें आपको अचंभा नहीं होना चाहिए। आपने सोशल मीडिया की बात करी, तो सोशल मीडिया पे किसी ने आपसे पूछा कि आपका फेवरेट अचार कौन सा है, आपको याद है आपने क्या रिप्लाई करा? जो मैं विपक्ष का बनाती हूँ। आई वॉन्ट टू नो कि बहुत सारे चैलेंजेस होंगे दैट यू माइट हैव फेस जब आप बड़ी हो रही होंगी, आप काम कर रही होंगी, और क्या वो आपने चेंज करा है आज की औरतों के लिए? क्या आज आप जहाँ पर ये कार्यक्रम कर रही हैं, इससे ठीक आधा किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम है धौला कुआं। दिल्ली से जितने लोग हैं शायद वो लोग जानते होंगे वो इलाका। धौला कुआं में आर्मी क्लब है। आर्मी क्लब के सामने एक बस अड्डा हुआ करता था, जो यहाँ पर कुछ लोग जानते हैं इस इलाके को। तो बस अड्डे पर मेरे पिताजी फुटपाथ पर चद्दर बिठाकर किताबें बेचते थे, मैं उनके संग बैठती थी। तो आधा किलोमीटर का वो सफ़र मैंने तय किया है, उसी बस अड्डे से आज यहाँ पर कैबिनेट मंत्री के नाते बैठी हूँ। तो मुझे लगता है कि जब उस वक्त पिताजी के साथ ज़मीन पर बैठे होते थे फुटपाथ पर, अगर कोई पलटकर कह देता कि एक दिन तुम्हारी बेटी कैबिनेट मंत्री बनेगी, तो ना पिताजी विश्वास करते ना मैं। चैलेंजेस हर व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग होता है, स्पेशली वो व्यक्ति अगर ऐसे परिवार से हो जिसका फाइनेंशियल एक सिक्योर बैकग्राउंड ना हो। बहुत जीवन में अर्ली, मतलब बहुत कम उम्र में अगर आपने गरीबी देखी हो तो आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंचते हैं जहां पर आपको निर्णय करना पड़ता है कि क्या मैं ज़िंदगी भर अपनी किस्मत को रोऊंगी या किस्मत बनाऊंगी। तो मैंने वो फैसला 7 साल की उम्र में कर लिया था। And who would be Smriti Irani's real hero? Who do you think is your hero, the one who He is gave no you more. strength? He died when I was 14 years old. मेरे नाना जी, उनका देहांत हो गया था जब मैं 14 साल की थी। और बाकी सब कहते थे आस पड़ोस में कि लड़की निकम्मी है। किसी पंडित जी ने आकर हाथ वाथ दे के कह दिया था कि इसका ब्याह रचा दीजिए, ये किसी की गृहस्थी चलाने के अलावा कुछ करने की क्षमता रखती नहीं है। मुझे आज भी याद है कि मैंने पलटकर उनसे कहा था कि हमसे मिलिएगा आज से 10 साल बाद, हम बताएंगे। और जब मैंने ये बोला तो मुझे तड़ाके का एक थप्पड़ पड़ा था कि इतना घमंड मत करो बिटिया, तुम कुछ किए नहीं हो जीवन में अभी तक। लेकिन उस उम्र में मेरे नाना का विश्वास, जब nobody believed in me, if he had not believed in me and when he passed away, तब मुझे लगा कि एक ही इंसान था जिसने ज़िंदगी में मुझ पर विश्वास किया। उस इंसान ने देखा नहीं कि मेरी काबिलियत एक्चुअली है क्या। तो जब उनका देहांत हुआ, उनकी अंत्येष्टि हुई, उसके बाद मैंने सोच लिया था कि एक दिन बूढ़े नाना ने जो सबको कहा डंके की चोट पर, उसे सच कर दिखाना है। इसलिए आज अगर बहुत बड़ा अगर कोई योगदान मैं किसी का कहूँ तो उनके बिलीफ का योगदान है, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है, now towards the end of the session, I have a 2023 rap. Describe your 2023 in one Bollywood song. Any Bollywood song. ये शायद अगेन तुम जब पैदा नहीं हुई थी तब का गाना है। अगर आप गुनगुना दे तो हिट हो जाएगा मेरा सेशन। एक गाना है किशोर कुमार का, जीवन के दिन छोटे सही हम भी बड़े दिल वाले। तो मुझे लगता है कि दैट डिस्क्राइब्स 2023। बड़े दिल वाले का मतलब ये नहीं कि आपको मात्र उदार होना है। बड़े दिल वाले का मतलब ये भी कि जीवन की आपाधापी में कई लोग मिलेंगे जो साथ छोड़ देंगे, कई लोग मिलेंगे जो धोखा देंगे, कई लोग मिलेंगे जो डिसअपॉइंट करेंगे। आपको उस डिसअपॉइंटमेंट को, उस धोखे को, उस हानि को, दिल के उस टूटने को दिल से नहीं लगाना है। जीवन की आपाधापी का हिस्सा मान के आगे बढ़ते रहना है। एंड मैंने कई लोगों को छोटी उम्र में खोया है। तो जब आप किसी अपने को खोते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगता है पार्ट ऑफ यू डाइज विद देम। You need to remember that they are with you and the good memories and the blessings stay with you for the rest of your life.
So 2023 was about realization that you can professionally be as successful as you want. If you're not personally at peace, that success has no value. So I found peace in 23. Okay. एक achievement that you are really proud of that you did in 2023. I survived it. I think that if I have to count my biggest achievement in life, it is moments such as the PTM you talked about. Yeah. कि अगर आपके माता पिता, मैंने कहा ना हम फुटपाथ से निकले और मेरे पिताजी देश के प्रधानमंत्री के सामने बैठे हैं. अगर एक बेटी से पूछो अचीवमेंट क्या है तो वो अचीवमेंट है कि मेरे बेटा और बेटी, मेरे 2 बच्चे हैं. जब उनका लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम आया, क्योंकि वो मार्शल आर्ट्स के एक्सपर्ट्स हैं, नेशनल लेवल पर मेडल्स और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल्स जीत चुके हैं, तो उनके नाम के साथ मेरा नाम जुड़ा है, मेरे लिए वो गौरव की बात है. मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि उनके जीवन का एक ही लक्ष्य है. माँ ने कहा कि मैं मरूं तो अपने घर में मरूं, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी भर रेंटल के घरों में अपना जीवन व्यतीत किया. तो जिस दिन अपनी माँ को वो छत दे पाई, मेरे लिए वही बड़ी अचीवमेंट है. And in the end, in the next 5 years, Smriti Irani will be dash. Will still be a cantankerous mother. Will still be an opinionated partner. I think बहुत कम लोगों को ये एहसास होता है. मेरे जीवन में 2 प्रकार के क्षेत्रों में मुझे काम करने का मौका मिला, मीडिया और पॉलिटिक्स, जो सबसे कंपेटिटिव फील्ड्स हैं. इस देश में लॉजिस्टिक्स का जब शुरू हुआ था दौर, आज से 30 साल पहले, जनपथ में, जो आज दिल्ली में एक विख्यात जगह है, वहाँ पर फुटपाथ पर 1994 में मैं 200 रुपये दिहाड़ी में सामान बेचती थी. तो मैंने वो दिन भी देखे और आज के दिन भी देखे. तो आज से 5 साल बाद पता नहीं ज़िंदगी कौन सा मोड़ लेगी, लेकिन इतना पता है कि अगर फुटपाथ पर पहुंची तो भी मुस्कुराते हुए काम करूंगी, अगर पॉलिटिक्स में रही तो भी मुस्कुराते हुए अपने राष्ट्र और समाज के प्रति योगदान देती रहूंगी. Thank you so much. Huge round of applause for Smriti Irani, everybody. Thank you so much. Thank you.